गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो तैयार किया गया है और इसमें आज एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए हम बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने अपना सिलेबस एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का सिलेबस पूरी तरह से एक्सप्लेन किया था, समझा था और उम्मीद है कि बच्चों ने उसे नोट करते हुए अपने सिलेबस को समझा होगा कि किस सिलेबस के किस हिस्से से हम कितने अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आज उसी सिलेबस की श्रेणी में आगे बढ़ते हुए हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 3, मृदा कोलाइड। याद होगा बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था उस वीडियो के अंदर कि हमारे जो मृदा कोलाइड है ये बहुत ही आसान और छोटा सा चैप्टर है जो पूरे नंबर देता है हमें 3 नंबर, और जहाँ से बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं और इजीली इस चैप्टर को हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो उसी श्रेणी के अंदर हम शुरू करते हैं उसी क्रम के अंदर। देखिए नाम है मृदा कोलाइड, मृदा कोलाइड जिसे हम सॉइल कोलाइड, इंग्लिश में उसे सॉइल कोलाइड के नाम से भी जानते हैं। मृदा कोलाइड या सॉइल कोलाइड से कहा जाता है। तो देखिए एक शब्द मृदा तो हमने शब्द सुन रखा है, कई बार हमने सुना है, पढ़ा है इसके बारे में, लेकिन शायद कोलाइड शब्द हमारे पहली बार सुनने में आया है। जनरल केमिस्ट्री के अंदर भी इसके काफ़ी उपयोग होते हैं, काफ़ी यूजेज हैं, लेकिन यहाँ हमारा अगर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की बात करें तो मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि हमारे पूरे सिलेबस पे मृदा से संबंधित बातें हम पढ़ेंगे, इसलिए कोलाइड का नाम है मृदा कोलाइड। 3 नंबर का आपका चैप्टर है, पूरे 3 नंबर का सिलेबस में हमारे चैप्टर है और बहुत अच्छे नंबर इस चैप्टर से आते हैं हमारे। देखिए सबसे पहले बात की जाए कोलाइड शब्द की। देखिए कोलाइड शब्द आया कहाँ से? देखिए कोलाइड शब्द एक ग्रीक भाषा के शब्द कोला से लिया गया है। ग्रीक भाषा के शब्द कोला से इसे लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गोंद। गोंद आप लोगों ने देखा होगा, गोंद जिसकी हम बात कर रहे हैं वो पेड़ों से प्राप्त होने वाला गोंद है जो आसानी से छनता नहीं है, उसी से जोड़ा गया है। इसे ग्रीक भाषा में इसे बोलते थे कोला, इसलिए इस शब्द का नाम आया कोलॉइड, क्योंकि इसके गुण उससे मिलते जुलते हैं। इसी के आधार पर इसे कहा जाता है क्या? कोलॉइड। बात आती है कि कोलॉइड केमिस्ट्री में, यानी कि हमारी केमिस्ट्री में मृदा के अंदर क्या कर रहा है। तो देखिए इसके लिए बहुत कुछ रेस्पॉन्सिबल यानी बहुत कुछ जिम्मेदार व्यक्ति है थॉमस ग्राहम, जिन्हें कोलॉइडी रसायन का जनक कहा जाता है। थॉमस ग्राहम को हम क्या कहते हैं? कोलॉइडी रसायन का जनक। जनक का मतलब आप जानते हैं, जो इस चीज़ को प्रदर्शित करता है, शुरुआत बताता है, इस खोज करता है, व्यक्तित्व के बारे में बात करता है, वही होते हैं जनक, यानी कोलॉइडी रसायन के जनक कहलाते हैं थॉमस ग्राहम, जिन्होंने 1861 में इसे खोजा था और इस रसायन के बारे में जानकारी दी थी कि रसायन विज्ञान का एक हिस्सा ये भी है। तो हम कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, वह भाग जिसके अंदर कोलाइडों का अध्ययन किया जाता है, उनके गुणों की बात की जाती है, उसे हम कहते हैं कोलाइडी रसायन, कोलॉइडल केमिस्ट्री। देखिए थॉमस ग्राहम ने ही जंतु झिल्ली से विसरण के आधार पर कोलॉइडों को, यानी कि अणुओं को, कणों को 2 हिस्सों में बांटा, कोलॉइड और क्रिस्टलाव। देखिए एक लाइन में हमने शब्द पढ़ा विसरण। विसरण क्या है? डिफ्यूजन। विसरण होता क्या है? देखिए कोई भी 2 पदार्थों का आपस में मिल जाना, पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाना, विसरित हो जाना, विसरण कहलाता है। देखिए अगर आपसे बात की जाए तो इस टॉपिक को छोटी सी बात हम समझें तो विसरण का अर्थ सीधा सा है। जैसे आप देखते हैं कि आप घर के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं और आपके पूजा घर के अंदर अगर कहीं आप अगरबत्ती जला देते हैं जो काफ़ी सेंटेड है, खुशबूदार है, तो आपके घर के किसी भी कोने में आप उसकी महक को महसूस करते हैं। वो आप तक कैसे पहुंची? क्या अगरबत्ती की खुशबू आप तक अपने आप पहुँच कर आ गई? नहीं, उसके लिए यही चीज़ बड़ी जिम्मेदार है। विसरण शब्द बहुत जिम्मेदार है उसके लिए, क्योंकि उस स्मेल यानी उस फ्रेग्रेंस के कुछ कण जो वाष्प के अंदर मिल गए, वायु में मिल गए, और वो ही वायु हम तक जब पहुंचती है तो उसकी महक हमें महसूस होती है, खुशबू महसूस होती है।
इसका मतलब है कि किन्हीं दो चीज़ों का मिलना विसरण कहलाता है। उसी आधार पर तो जंतु झिल्ली से विसरण के आधार पर, अब जंतु झिल्ली क्या है, ये भी एक शब्द है। जंतु झिल्ली होती क्या है? जंतु झिल्ली यानी कि आप लोगों ने सुना होगा कोशिका झिल्ली के बारे में, सेल मेम्ब्रेन, इसके नाम सुनते हैं। जंतु झिल्ली उसी जुड़ी हुई है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, यानी इससे कुछ कण तो विसरित हो जाते हैं और कुछ कण इससे विसरित नहीं होते। तो उन्हीं विसरित के आधार पर ही दो भागों में इन्हें बांटा गया है, कोलॉइड और क्रिस्टलाभ। इन्हें किस भाग बांटा गया है? दो भागों के अंदर, कोलॉइड और क्रिस्टलाभ। बात करते हैं सबसे पहले क्रिस्टलाभ के लिए। क्रिस्टलाभ क्या है? तो देखिए, क्रिस्टलाभ जंतु झिल्ली से आसानी से विसरित होने वाले कण, ऐसे कण जो जंतु झिल्ली से आसानी से विसरित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टलाभ कहते हैं। उसी का नाम क्या है? क्रिस्टलाभ। आसानी से विसरित, देखिए कई बार क्रिस्टलाभ और कोलॉइड के मध्य अंतर भी आपसे 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि कोलॉइड क्या है, क्रिस्टलाभ क्या है। कोलॉइड को परिभाषित कीजिए, क्रिस्टलाभ को परिभाषित कीजिए, तो उनकी परिभाषा बेहद आसानी से प्राप्त हो जाती है हमें। वे कण या वे मृदा कण जो जंतु झिल्ली से आसानी से विसरित हो जाते हैं क्रिस्टलाभ कहलाते हैं। ये एक छोटी सी साधारण सी इसकी एक परिभाषा हो जाती है। वे कण जो जंतु झिल्ली से आसानी से विसरित हो जाते हैं क्रिस्टलाभ कहलाते हैं। अगली बात की जाए कोलॉइड। कोलॉइड क्या है? देखिए अंतर, मैंने कहा था अंतर की बात कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ वहां पर अंतर आपको देखने को मिलेगा। जंतु झिल्ली से मंद गति से विसरित होने वाले कण कहलाते हैं कोलॉइड। आसानी से, यानी कि आपने जंतु झिल्ली से छानना शुरू किया और आसानी से वो छनकर बाहर निकल गए तो आपने कहा उसे क्रिस्टलाभ। लेकिन जो मंद गति से बाहर तो निकल रहे हैं लेकिन बहुत ही मंद गति से, देखिए गोंद को जब भी आप छानने की कोशिश करेंगे बहुत धीमी गति से वो छनना शुरू करता है क्योंकि वो कोलॉइड है। यही बात कर रहे हैं, जंतु झिल्ली से मंद गति से विसरित होने वाले कण कहलाते हैं कोलॉइड। मंद गति से, बहुत ही धीमी गति से जो विसरित होते हैं उन्हें हम कहते हैं यहाँ पर कोलॉइड कहते हैं, मंद गति से विसरित होने वाले। अब आपसे अंतर पूछ लिया जाए, कोलॉइड और क्रिस्टलाभ में अंतर लिखिए, तो अंतर क्या लिखेंगे आप लिखेंगे सीधा सा अंतर, जंतु झिल्ली से जो आसानी से विसरित हो जाए उसे हम क्रिस्टलाभ कहते हैं और जो मंद गति से विसरित हो जाएगा उसे हम कोलॉइड नाम से जानते हैं। कम से कम देखिए 1 नंबर के क्वेश्चन के अंदर 2 अंतर आपको लिखने होते हैं। एक अंतर ये हो जाता है, इनके उदाहरणों की बात की जाए तो देखिए कोलॉइडों के अंदर आप स्टार्च को शामिल कर सकते हैं, आप गोंद को शामिल कर सकते हैं। देखिए गोंद, हम इसकी बात करें वो अरेबिक गोंद की हम बात करते हैं नॉर्मली, अरेबिक गोंद यानी कि पेड़ों से जो प्राप्त होने वाला गोंद है उसके हम इसके बारे में बात करते हैं। क्रिस्टलाभ इनके अतिरिक्त जो पदार्थ है उसमें शामिल कर सकते हैं। अब बात आती है मृदा कोलॉइड। तो देखिए जिस कोलॉइड शब्द की हम बात कर रहे हैं वो जुड़ा हुआ है इसी से, तो ये मृदा से संबंधित चीज़ें हैं इसलिए हम बात करेंगे मृदा कोलॉइड की। मृदा कोलॉइड क्या है? देखिए परिभाषा आपको सामने नजर आ रही है, वे मृदा कण जिनका व्यास, फिर से इंपॉर्टेंट शब्द, 1 से 100 मिली माइक्रोन, अंतर यहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो वे मृदा कण जिनका व्यास 1 से 100 मिली माइक्रोन होता है तथा कोलाइडी गुण रखते हैं, कोलाइडी कण कहलाते हैं। तो देखिए कोलाइडी कण किसे कहते हैं, क्या है, उसके बारे में हम जानना चाहें, समझना चाहें तो ये परिभाषा काफ़ी कुछ व्यक्त कर देती है। देखिए वे मृदा कण जिनका व्यास 1 से 100 यानी कि कम से कम 1 होगा और अधिकतम कितना होगा 100, 1 से लेकर 100 के मध्य में इनका व्यास होगा, इनकी आकार होगा। देखिए व्यास आप लोग जानते हैं, पढ़ के आए इसके बारे में। तो 1 से 100 मिली माइक्रोन होता है तथा जो कोलाइडी गुण रखते हैं, जिनके अंदर कोलाइडों के गुण पाए जाते हैं। अब एक दिमाग में बात आती है कोलाइडों के गुण होते क्या हैं, तो थोड़ी आगे हम बात करेंगे, आपको दिख रहा होगा इन गुणों की बारे में बात करेंगे, कौन कौन से गुण किसी पदार्थ में होते हैं तो वो कोलाइड कहलाता है। तो 1 से 100 मिली माइक्रोन होते हैं तथा कोलाइडी गुण रखते हैं, कोलाइडी कण कहलाते हैं। तथा मृदा को कहते हैं आप कोलाइडी मृदा या मृदा कोलाइड, जिन मृदा के अंदर कोलाइडों के गुण भी हो तथा जिनका आकार 1 से 100 मिली माइक्रोन में पाया जाए उसे हम कहते हैं मृदा कोलाइड, उसे हम मृदा कोलाइड या कोलाइडी मृदा के नाम से
जानते हैं। तो देखिए परिभाषा इसी से है कि बन के आते हैं, आपसे सीधा प्रश्न परिभाषा पूछ ली जाए या मैंने कोलाइडीकरण की परिभाषा लिखी आपसे पूछा है मृदा कोलाइड की परिभाषा क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? उसके लिए बहुत साधारण सी परिभाषा बनेगी, वे मृदा कण जिनका आकार 1 से 100 मिलीमाइक्रोन हो तथा जो कोलाइड गुण रखते हो उसे हम कहते हैं क्या? मृदा कोलॉइड। देखिए अगर बात की जाए इनके व्यास की, मृदा कोलाइडों का व्यास कितना होता है? देखिए सामान्य रूप से हम बात की कोलाइडी कणों की, इनका व्यास होता है 1 से 100 मिलीमाइक्रोन, लेकिन आपसे पूछा जाए कि मृदा कोलाइडों का कितना हो सकता है? हमने कहा इनका व्यास 500 मिलीमाइक्रोन से भी अधिक पाया जाता है, इन्हें अधिक बड़ी साइज के होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्हें केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है। देखिए हमें 500 शब्द देखकर बड़ा अच्छा महसूस होता है कि 500 तो बहुत बड़ा आकार हो गया, आसानी से देख जाना चाहिए, लेकिन इसके आगे जो इकाई लिखी हुई है मिली माइक्रोन, बहुत ही सूक्ष्म इकाई है, बहुत छोटी इकाई है, इसलिए इसे हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, साधारण सूक्ष्मदर्शी भी इसके लिए उपयोगी नहीं है। अब देखिए मैं छोटी सी बात आपको, हालांकि सिलेबस में आपके है नहीं, फिर मैं थोड़ी सी बात मैं आपको बता देता हूँ बिलियनों से जुड़ी हुई। एक होता है सत्य बिलियन, एक होते हैं कोलॉइड और एक होता है अवक्षेप। इन तीनों में क्या अंतर है? कोलॉइड के बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं, हम सत्य विलयन के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। सत्य विलयन क्या है? एक ऐसा विलयन जिसमें विलय और विलायक पूर्ण रूप से मिश्रित हो, समांगी मिश्रण बनाते हो तथा जिनका आकार 1 मिली माइक्रोन से भी कम पाया जाता है, जिन्हें आप ना तो अपनी आंखों से देख सकते हैं और ना ही जिन्हें आप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्या? सत्य विलयन, यानी कि पूर्ण रूप से मिश्रित है, नहीं आप देख सकते उसे। अगर बात की जाए कोलॉइडों की, तो कोलॉइड जानकर तो हम ले ही रहे थे, हम अवक्षेप की बात की जाए, जिनका आकार कोलॉइडों से भी बड़ा होता है, 1000 मिली माइक्रोन से भी अधिक जब हमें मिलता है तो उससे हम कहते हैं अवक्षेप, जो आसानी से हमारी आंखों से देखा जा सकता है। छोटी जानकारी मैंने आपको अतिरिक्त दी थी, ये हमारे सिलेबस से संबंधित नहीं थी, लेकिन ये चीज़ें इससे जुड़ी हुई है, इसलिए मैंने आपको इसकी जानकारी आपको यहाँ पर दे दी थी। तो देखिए सारी बातें हमने की मृदा कोलॉइडों की, मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट इसे कर देता हूँ, क्योंकि देखिए इससे जुड़े हुए गुण पढ़ेंगे तो ये चीज़ें हमें पता होना जरूरी है। मैं कोलॉइडों की बात कर रहा था, मंदगति से विकसित होते हैं, स्टार्च और गोंद इसके आसानी से उदाहरण है। मृदा कोलॉइड जिनका व्यास 100 मिलीमाइक्रोन होगा तथा कोलॉइडी गुण रखेंगे, उन्हें हम कहेंगे कोलॉइडी कण, तथा मृदा में अगर ये गुण पाया जाता है तो उसे कहते हैं मृदा कोलॉइड। 500 मिलीमाइक्रोन से अधिक इनका व्यास होता है और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। अब बात देखिए, हम जिस शब्द की बात कर रहे थे कि कोलॉइडी गुण रखते हैं, वो कोलॉइडी गुण होते कौन से हैं, इन्हीं के बारे में बात करते हैं। देखिए सामने देखा हुआ है आपके कोलॉइडों के गुण। कोलॉइडों के गुण, पहला पॉइंट शब्द आपको दिख रहा है विषमांग प्रकृति। देखिए मैंने बहुत कुछ कोशिश की है कि बहुत कुछ आपके लिए बोर्ड पर लिख दिया जाए, इससे जब आप वीडियो देखें तो उसमें से काफ़ी कुछ बातों को आप नोट कर पाएँ, अपने पास लिख पाएँ, समझ पाएँ, इसलिए मैंने काफ़ी कुछ लिखने की कोशिश की है इस बोर्ड पर। देखिए बात कर रहे हैं सबसे पहले आप विषमांग प्रकृति। विषमांग प्रकृति क्या है? शब्द बता रहा है आपको, समांगी विषमांगी मिश्रण हमने पढ़े हैं छोटी क्लास के अंदर, 11वीं क्लास के अंदर जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे तो समांगी मिश्रण विषमांगी के बारे में हमने बात की थी। मैं थोड़ा सा उसे रिपीट करता हूँ एक बार। समांगी मिश्रण यानी एक ऐसा मिश्रण जिसमें पूरे मिश्रण का संगठन समान पाया जाता है, उसे कहते हैं समांगी मिश्रण, और जिसमें ये संगठन अलग अलग मिलता है उसे कहते हैं विषमांगी मिश्रण। देखिए बात करें यहाँ पर विषमांगी प्रकृति। विषमांग प्रकृति क्या है? मैं लिखा है देखिए बोर्ड पर, ये वास्तविक विलयन नहीं बनाते हैं, यानी कि मृदा के कोलॉइड कभी वास्तविक विलयन का निर्माण नहीं करते। वास्तविक विलयन देखिए मैंने आपको बताया था अभी, सत्य विलयन को ही वास्तविक विलयन बोलते हैं, सत्य विलयन को ही वास्तविक विलयन कहा जाता है, यानी कि ये पूर्ण रूप से मिश्रित नहीं होते, इसलिए हमेशा कैसा विलयन बनाएंगे? विषमांगी प्रकृति का विलयन बनाएंगे, ये वास्तविक विलयन नहीं बनाते हैं। इनमें डीपी व डीएम। अब बात आती है डीपी क्या है, डीएम क्या है? भाई डीपी हमने ना सुना ही नाम, डीपी क्या है? डीपी और डीएम क्या है? मैं लिखता हूं देखो बोर्ड पर, डीपी यानी कि डिस्पर्स्ड फेज, डीएम
डिस्पर्सन मीडियम। अब बताते इंग्लिश तो लिख दी, हिंदी क्या है भाई इनकी, इन्हें हम हिंदी में क्या बोलते हैं? देखिए डिस्पर्स्ड फेज जिसे हम कहते हैं परिक्षेपण प्रावस्था, और डीएम या डिस्पर्स्ड मीडियम को बोलते हैं परिक्षेपण माध्यम। तो देखिए डीपी डिस्पर्स्ड फेज यानी कि परिक्षेपण माध्यम, डीएम परिक्षेपण प्रावस्था, डीएम डिस्पर्सन मीडियम यानी परिक्षेपण माध्यम। अब ये परिक्षेपण माध्यम क्या है, परिक्षेपण प्रावस्था क्या है? देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ इसके बारे में। जब भी हम कोई विलेन बनाते हैं तो विलेन बनाने के लिए दो पदार्थों की हमें आवश्यकता है। एक पदार्थ विलेय होता है और एक पदार्थ होता है हमारे पास विलायक। विलेय जो कम मात्रा में मिलाया जाता है, विलायक जो अधिक मात्रा में मिलाया जाता है। तो वही बात हम यहाँ पर है, तो हम इसकी तुलना कर सकते हैं विलेय और विलायक के साथ, यानी कि परिक्षेपण प्रावस्था विलेय की तरह होती है और परिक्षेपण माध्यम विलायक की तरह होता है। विलेय और विलायक यानी कि दोनों चीजें मिला दी जाएं तो एक विलयन तैयार होता है। तो हम कहते हैं कि परिक्षेपण प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम में घोला जाता है, मिलाया जाता है, तब जाकर एक विलयन तैयार होता है। और वो विलयन कैसा होता है? विषमांगी प्रकृति का होता है। और बने हुए विलयन को आप कहते हैं सॉल। एक अलग शब्द जो कि कोलाइडों के लिए विशेष रूप से उपयोग में लिया जाता है, इसे हम कहते हैं सॉल, यानी कोलाइडों का बना हुआ विलयन कहलाता है सॉल, कोलाइडी सॉल। डीपी और डीएम के बारे में मुझे उम्मीद है आप लोगों ने समझ लिया होगा इस बात को। इसका दूसरा गुण आता है विसरण। देखिए जिस विसरण की हम बात थोड़ी देर पहले कर रहे थे वही बात है, ये अर्ध पारगम्य झिल्ली से विसरित नहीं होते हैं। अर्ध पारगम्य झिल्ली से विसरित नहीं होते हैं। अर्ध पारगम्य झिल्ली कौन सी? अभी देखिए बात की थी हम जंतु झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली का आपको एक नाम और सुनने को मिल सकता है या हो सकता है कहीं लिखा हुआ आपको मिले, एसपीएम। एसपीएम क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी मीन्स अर्ध, परमेबल मीन्स पारगम्य और मेम्ब्रेन मीन्स झिल्ली। तो जंतु झिल्ली या अर्ध पारगम्य झिल्ली से विसरित नहीं होते हैं। ये हमने गुण पढ़ा था क्रिस्टलों के लिए। अभी ये विसरित नहीं होते, बहुत ही मंद गति से विसरित हो रहे होते हैं। अगली बात करें हम ब्राउनियन गति। देखिए एक शब्द मैंने एक छोटा सा एक शब्द लिखा है यहाँ पर, टेढ़ी मेढ़ी गति। ब्राउनियन गति एक नाम सुनने में हमें आया है, कुछ बच्चे शायद इसके बारे में जानते हों। एक शब्द में एक नाम बोर्ड पर लिख रहा हूं, देखिए रॉबर्ट ब्राउन। कुछ बच्चे जो कि थोड़ा बहुत बायोलॉजी से जुड़े हुए हैं या 10th तक की बायोलॉजी थोड़ा सा पढ़ा होगा, रॉबर्ट ब्राउन का नाम वहाँ पर सुनते हैं, पढ़ते हैं आप लोग। रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन के आधार पर ब्राउन गति कहलाती है। रॉबर्ट ब्राउन ने ही ब्राउन गति को स्पष्ट किया। सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने ही जीव द्रव्य के अंदर इसकी खोज की थी। और मैं आपको एक इम्पोर्टेंट शब्द बताऊं, इम्पोर्टेंट बात बताऊं तो देखिए जेट की एग्ज़ाम आप लोगों ने सुना होगा, इसका नाम एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए बहुत उपयोगी एग्ज़ाम है। तो जेट की एग्ज़ाम 2018 के पेपर के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था, ब्राउनियन गति की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए उसी का उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने ही ब्राउनियन गति की खोज की थी। अब बात आती है वहाँ, तो चलो ठीक है, यहाँ उसे कैसे शामिल किया जाए? तो देखिए रॉबर्ट ब्राउन ने क्या कहा, कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को रॉबर्ट ब्राउन ने ब्राउनियन गति नाम दिया, क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन ने इसे खोजा था, तो इसलिए उसी के नाम पर इसका नाम ब्राउनियन गति पड़ा। अब टेढ़ी मेढ़ी गति कैसे है मैं इसको थोड़ा सा बताता हूँ। देखो इसके यहाँ बोर्ड पर आपके सामने थोड़ा सा लिखता हूँ इसके लिए। देखिए कोई भी कोलाइडी कण मान लीजिए इस बिंदु पर है और वो इस तरह से यादृच्छिक गति करता है। तो देखिए मैं बिंदु यहाँ पर स्पष्ट करता हूँ इसकी, किस बिंदु से किस हिसाब से। मान लीजिए कोई कण यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ टकरा गया, फिर यहाँ पहुँचा, और ये टेढ़ी मेढ़ी गति निरंतर रूप से करता रहे तो उसे हम नाम देते हैं ब्राउनियन गति। बच्चों इस
चित्र को जरूर इस ब्राउनियन गति के साथ आप नोट करेंगे, क्योंकि ये ब्राउनियन गति का चित्र है, पूछ भी लिया जाता है एग्जाम के अंदर 1 नंबर के क्वेश्चन के रूप में। और ये एरो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये एरो ही आपको उस दिशा का ज्ञान कराते हैं कि कोई भी कण किस दिशा की ओर चल रहा है। ये एरो ही स्पष्ट कर रहे हैं कि ये कण नियमित रूप से गति नहीं कर रहा है, सभी दिशाओं में घूम रहा है, अलग दिशाओं की ओर जा रहा है, तो ये ब्राउनियन गति कहलाती है। यानी कि कण जो है वो भिन्न भिन्न दिशाओं की ओर घूम रहा है, टकरा रहा है, उसे हम कहते हैं ब्राउन गति, यानी टेढ़ी मेढ़ी गति। कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनियन गति कहा जाता है, जो कि रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दी गई थी। इसे ब्राउनी गति के नाम से भी हम जानते हैं। देखिए अगला पॉइंट आता है आपके पास नंबर 4, विद्युत आवेश, यानी कि कोलाइडी कणों पर आवेशित कैसे होते हैं, कौन सा आवेश इन पर पाया जाता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है मैंने, मृदा कोलॉइड ऋणावेशित होते हैं, यानी कि मृदा जो कोलॉइड हैं, मृदा के जो कण हैं वो ऋण आवेशित होते हैं, इन पर ऋणावेश पाया जाता है। देखिए 2 ही तरह के आवेश हमने अब तक पढ़े हैं, धनावेश और ऋणावेश। तो यहाँ पर मृदा कोलॉइड पर कौन सा आवेश होता है, ऋणावेश। ऋणावेशित कण होते हैं, मृदा हमेशा ऋणावेशित होती है। अगली बात की जाए टिंडल प्रभाव, एक और नया शब्द आपके सामने आता है, टिंडल प्रभाव। टिंडल शब्द के बारे में आप लोगों ने सुना होगा शायद, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने शायद छोटी 9वीं 10वीं क्लास का टिंडल शब्द को सुना होगा, पढ़ा होगा। टिंडल प्रभाव क्या है, तो देखिए टिंडल प्रभाव, प्रकाश किरण को कोलाइडी विलयन से गुजारने पर किरण का मार्ग नीले रंग के प्रकाश से चमकता है। किरण का मार्ग, तो देखिए फिर लिखें, समझिए इस बात को। प्रकाश किरण कोई प्रकाश स्रोत से निकलने वाली जो किरण है, जब उस किरण को आप किसी कोलाइडी विलयन से गुजारते हैं, पास आउट करते हैं, तो उसका मार्ग नीले रंग के प्रकाश से चमकने लगता है, उसे हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। यानी कि मैं आपको छोटी सी बात यहां पर बताता हूं, देखिए बोर्ड पर, देखिए किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाला जो किरण है, अगर इस प्रकाश स्रोत से निकलने वाली किरणों को किसी कोलाइडी विलयन से जब आप गुजारते हैं, तो इस क्षेत्र में आपको जहां दिख रहा है, इस क्षेत्र में नीले रंग का प्रकाश चमकने लगता है, और उस नीले रंग के चमकने वाले प्रकाश को, उस प्रभाव को ही आप कहते हैं टिंडल प्रभाव। इसका एक बहुत सामान्य सा छोटा सा उदाहरण है, आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, घरों के अंदर अगर किसी अंधेरे कमरे में किसी कोने से प्रकाश किरण दिखती है, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि उस प्रकाश किरण के मार्ग में कुछ कण हैं वो घूम रहे हैं, और उसी प्रकाश किरण के कारण उस कमरे में थोड़ी थोड़ी रोशनी हमें महसूस होती है, और उसे ही हम कहते हैं प्रभाव, कौन सा, टिंडल प्रभाव। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, घने जंगलों में जहां आप ऊपर से देखें तो आपको जमीन दिखाई ना दे, लेकिन फिर भी इन घने जंगलों के अंदर आपको रोशनी महसूस होती है और हल्की नीले रंग की रोशनी वो मिलती है, उसका कारण है टिंडल प्रभाव। अगली बात की जाए तो अधिशोषण। अधिशोषण एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन नहीं, अधिशोषण अवशोषण दोनों अलग चीजें हैं। देखिए तो अधिशोषण क्या है, मृदा के ऋणावेशित कण धनावेशित कणों को अधिशोषित करते हैं। देखिए हम जानते हैं कि विपरीत आवेशों में हमेशा आकर्षण होता है, अर्थात मृदा के ऋणावेशित कण धनावेशित कणों को अपनी ओर खींचते हैं। इसीलिए ही मृदा के अंदर जो आयनों का विनिमय होता है, यानी कि जो पोषक तत्वों के आयन हैं उनका विनिमय होता है, वो इसी कारण हो पाता है क्योंकि अधिशोषण का गुण कोलाइडों में पाया जाता है। अगली बात की जाए, अगला हमारा आता है अवक्षेपण। अवक्षेप के बारे में थोड़ी सी हमने बात की थी। तो देखिए वैद्युत अपघट्य मिलाने पर मृदा के कण यानी मृदा के कोलॉइड अवक्षेपित हो जाते हैं। वैद्युत अपघट्य मिलाने पर अवक्षेपित कैसे हो जाएंगे? वैद्युत अपघट्य, देखिए आपने कहा ये ऋणावेशित है, ऋणावेश में धनावेश मिला दिया जाए तो कैसा हो जाता है, वो निरावेशित उदासीन हो जाता है। अर्थात इसका मतलब क्या है कि वैद्युत अपघट्य आपने मिला दिया, ऋणावेशित कण में आपने धनावेश मिला दिया तो अवक्षेपित हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे, वो किसी भी
विनिमय को संभव नहीं कर पाएंगे। तो ये गुण भी किस में पाया जाता है? कोलाइडों में। यानी कि इन गुणों को अगर कोई मृदा रखती है तो उसे मृदा कोलाइड के नाम से पहचाना जाता है, जाना जाता है, मृदा कोलाइड। अभी तो हमने सामान्य बात की कोलाइडों के गुणों की। अब मैं आगे आपको 3 पॉइंट है मेरे पास, उनकी हम बात करें। मृदा कोलाइडों के गुण, यानी कि मृदा के कोलाइडों में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, क्या क्या उसके लिए आवश्यक है। तो देखिए बात करें सबसे फर्स्ट, पहला पॉइंट, ससंजन व आसंजन। ससंजन व आसंजन, नाम बड़ा अलग सा हमें महसूस होता है सुनने में। ससंजन व आसंजन के मैंने दोनों थोड़ा सा लिखा है, समान गुण वाले अणु में आकर्षण व असमान गुण वाले अणु में आकर्षण। मैं समझाता हूं, देखो ससंजन किसे कहते हैं? वे अणु जिनों में समान गुण पाया जाता है और जो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं उसे हम कहते हैं ससंजन। यानी कि ऐसे अणु जो समान गुण वाले होते हैं और एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उस गुण का नाम है ससंजन। जबकि असमान गुण वाले भी अणु एक दूसरे की ओर आकर्षित हों तो उस गुण का नाम है आसंजन। तो ससंजन, आसंजन। मैं आपको जान कर दूं, यहां से बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, परिभाषा और इसके ससंजन क्या होता है। और अगर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए तो निश्चित रूप से आपके 4 पॉइंटों को या 3 पॉइंटों को जो आपको दिए गए हैं उन्हें आपसे पूछा जाएगा, या कोलाइडी कणों के गुणों को आपसे 2 नंबर में पूछ लिया जाएगा। ससंजन में आसंजन, समान गुण वाले अणु में आकर्षण को कहते हैं आप ससंजन, और असमान गुण वाले अणुओं में आकर्षण को कहते हैं आप आसंजन। अब बात करें अगली, सुघट्यता। सुघट्यता क्या है? सुघट्यता को मैं इंग्लिश में बोलना चाहूं तो इसे कहते हैं इलास्टिसिटी, खिंचाव, तनाव। इलास्टिसिटी क्या है? सुघट्यता। देखिए मृदा कोलाइडों पर बल लगाने पर एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं तथा बल हटाने पर अपने रूप में पुनः आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए आपने सामान्य चीज देखोगी, इलास्टिक को जब आप खींचते हैं उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, वो आकार बढ़ जाता है। रबर को आप खींचते हैं तो आकार बढ़ जाता है, लेकिन जब रबर को आप छोड़ देते हैं, उस पर से बल हटा लेते हैं, तो बल हटाने पर पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है। उस गुण का नाम है हमारा सुघट्यता, जो कि सामान्य रूप से आपने देखा होगा प्लास्टिक वगैरह में पाई जाती है। प्लास्टिक है, आप गर्म कर देंगे तो थोड़ी सी ढीली हो जाएगी, पिघल सी जाएगी, ठंडा करने पर वापस उसी स्थिति पर आ जाएगी। वही स्थिति है इसकी। तो सुघट्यता, मृदा के कोलाइडों पर जब बल लगाया जाए तो बल लगाने पर ये एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन जब आप बल हटा लोगे, उस जिस बल के कारण वो एक दूसरे में परिवर्तित, उस बल को जब हटा देते हो तो वह पुनः अपने रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस गुण का नाम क्या है? सुघट्यता है। इससे हम क्या नाम देते हैं? सुघट्यता नाम देते हैं। यानी कि वे गुण, वे कण जिन पर बल लगाया जाए, एक दूसरे में परिवर्तित हो जाएं तथा बल को हटा लें तो पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में, पुनः अपनी पुनः स्थिति में आ जाए, तो उसे हम कहते हैं क्या? सुघट्यता। अगले पॉइंट की बात करें, मृदा कोलाइडों का आपका तीसरा गुण क्या है? ऋणावेशित मृदा कणों पर वैद्युत अपघट्य मिलाने पर, ऋणावेशित मृदा कणों पर अगर आप वैद्युत अपघट्य मिला देते हो तो वैद्युत अपघट्य मिला देने पर कण निरावेशित हो जाते हैं, समुच्चय बनाते हैं, उसे तो कहते हैं ऊर्णी पिंडन। ऊर्णी पिंडन, विऊर्णी पिंडन। तो ऊर्णी पिंडन क्या है? देखिए ऊर्णी पिंडन का सामान्य सा अर्थ हमारे लिए क्या है? हमने बताया था कि मृदा के कण जो होते हैं वो ऋणावेशित होते हैं। तो ऋणावेशित मृदा कणों पर अगर कोई वैद्युत आप मिला दें, मैंने आप देखिए यहाँ बताया था इसके लिए कि जब मृदा अपघट्य मिला देंगे, किसी में आप वैद्युत डाल देंगे तो वैद्युत डालने पर वो निरावेशित हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो वैद्युत मिलाने पर वे निरावेशित हो जाते हैं तथा समुच्चय, संगठन बना लेते हैं, जोड़ा बना लेते हैं, उसे तो कहते हैं आप ऊर्णी पिंडन। उसे क्या कहते हैं? ऊर्णी पिंडन। लेकिन उस बने हुए ऊर्णी पिंडन में, ढेले में, समुच्चय में अगर आप वापस से वैद्युत अपघट्य मिला देते हैं तो पहले तो हुआ था आकर्षण, विपरीत आवेशों में आकर्षण, इसलिए बन गया था समुच्चय। अब जब आपने पुनः उसमें वैद्युत अपघट्य मिला दिया है तो समान आवेशों में होगा प्रतिकर्षण, और समान आवेशों में प्रतिकर्षण के कारण
वो जो समुच्चय है वो टूट जाएगा और उस टूटने को अब कहते हैं क्या, विऊनी पिंडन। यानी कि ऊनी पिंडन, समुच्चय बनाना, जुड़ना, ये काम भी वैद्युपगट्ट के द्वारा हो रहा है और उस समुच्चय का टूटना, ये काम भी वैद्युपगट्ट के द्वारा ही हो रहा है। इन दोनों ही अवस्थाओं में आप वैद्युपगट्ट ले रहे हैं, लेकिन फर्क है कि पहली अवस्था में आकर्षण हो रहा है, ऋणावेश धनावेश को आकर्षित कर रहा है, उस अवस्था में समुच्चय बन रहा है, समूह जुड़ रहा है। जबकि अगली अवस्था के अंदर क्या हो रहा है कि इस जुड़े हुए समुच्चय को, जुड़े हुए समूह को आपने वापस से कोई वैद्युपगट्ट मिलाकर तोड़ने का काम किया है, क्योंकि वहां पर प्रतिकर्षण की क्रिया हो रही है। देखिए स्टूडेंट्स, आज के हम टॉपिक की बात करें तो मैंने आपको शुरू से बताया था कोलॉइडों के बारे में, मृदा कोलॉइड क्या होते हैं, क्रिस्टलाभ क्या होते हैं और कौन से गुण हैं जिनके कारण कोई भी मृदा कोलॉइड या कोलॉइडी मृदा कहलाती है, उनकी बात हमने की। आपको 7 पॉइंटों को मैं समझाया, विषमांगी प्रकृति, विसरण, ब्राउनियन गति, विद्युत आवेश, टिंडल प्रभाव, अधिशोषण, अवक्षेपण, ये 7 पॉइंटों पर आधार मैंने बताया कि ये कोलॉइडों के गुण हैं और जिस मृदा में ये गुण मिलेंगे उसे हम कहेंगे कोलॉइडी मृदा। और देखिए बात हमने की इन 3 पॉइंटों के बारे में कि मृदा कोलॉइडों में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, तो ससंजन व आसंजन, सुघट्यता, ऊनी में विऊनी पिंडन। देखिए उम्मीद है मुझे स्टूडेंट्स आपको ये मेरा आज का वीडियो समझ में जरूर आया होगा और उम्मीद करता हूं कि आप अपने रजिस्टर के अंदर नोटबुक बनाकर उसमें इसे नोट करने का काम करेंगे, लिखने का काम करेंगे, जिससे कि आप रेगुलर स्टडी कर पाएँ। क्योंकि हम जानते हैं कि लॉकडाउन की अवधि के अंदर स्टडी को हम रोक नहीं सकते, पढ़ाई को रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि बोर्ड क्लास है हमारी और बोर्ड क्लास के अंदर अगर आप पढ़ाई को रोक देते हैं तो हमें आगे जाकर बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि बोर्ड की क्लास की एग्जाम जो होती है वो लगभग मार्च में लग जाती है और उससे पहले हमारा प्रैक्टिकल होता है, समय हमारे पास कम होता है, सिलेबस अधिक होता है और लास्ट में जाकर जब हम मेहनत करना शुरू करें तो जिस परिणाम तक हम पहुंचना चाहते हैं उस परिणाम तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आज से हमने शुरू किया है उसी तरह से आप घर पर इसकी स्टडी करना शुरू करें। जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है उसे लिखें, समझें, वीडियो को रिपीट करके देखें और फिर भी अगर किसी परेशानी का सामना आपको करना पड़े तो आप देखिए मोबाइल नंबर यहाँ लिखे हुए हैं, 2 नंबर आपको यहाँ दिख रहे हैं, 1 नंबर यहाँ दिख रहा है, 3 नंबर से किसी नंबर पर आप संपर्क करके हमसे उस परेशानी का सामना अपना छुटकारा पा सकते हैं, यानी कि उपाय ढूंढ सकते हैं। और स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।